हलाल जो है क्योंकि वो मीट तक नहीं है, तो अब हम हर चीज़ को हलाल सर्टिफाइड लेंगे। हलाल सर्टिफाइड दूध, हलाल सर्टिफाइड चावल, हलाल सर्टिफाइड ये, हलाल सर्टिफाइड वो। कर्नोटो चिप्स आते हैं जिसके ऊपर एक वेजिटेरियन की ग्रीन डॉट लगी हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं वेजिटेरियन खा रहा हूँ। हो सकता है वो वेजिटेरियन हो भी, मैं मानता हूँ उसका सर्टिफिकेट ठीक, मगर उसके ठीक नीचे एक हलाल सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। दैट इज दिस इज नॉट हलाल, दिस इज हलालोनॉमिक्स। आज जो है हलाल दुनिया के हर चीज़ में है। हलाल चॉकलेट्स, हलाल मेकअप किट्स, हलाल टी शर्ट्स, हलाल मेडिसिन एंड हलाल हॉस्पिटल। यहाँ से जो भी मेडिसिन जा रही है गल्फ में, कुछ भी जा रहा है, दैट हैज़ टू बी हलाल सर्टिफाइड, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है। इवन बाबा रामदेव जी की जो दवा है वो भी हलाल सर्टिफाइड है। यानी बाबा जी इतने मजबूर हो गए हैं कि अगर उनको गल्फ में कुछ माल बेचना है, ये उनके कोई हिंदुत्व पे, उनके कोई मानवता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं मैं कर रहा हूँ, ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर उनको उस मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो उनको उस के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। हलाल के आगे नतमस्तक जब तक आप नहीं होंगे, आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते बिजनेस में। जैसे कि हम में से बहुत लोग जानते हैं, झटका और हलाल ये दो मांस काटने की पद्धतियां हैं। तो हलाल जो है वो केवल मांस काटने की पद्धति नहीं है, हलाल इससे बहुत ज़्यादा है। और ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश, उसके अंदर एक और साजिश और उसके अंदर एक और साजिश है जो हम देख रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे। आज राम मंदिर के वर्डिक्ट के उत्साह में मैं कुछ प्रोडक्ट्स नहीं ला सका जल्दी में, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बाकी मैं वीडियो पे शेयर करूँगा। हलाल एक अरबी शब्द है जो इस्लाम के आने से पहले अरबी भाषा में था, जैसे अल्लाह एक अरबी शब्द है जो इस्लाम के आने से पहले भी था। इस्लाम ने उसको, मोहम्मद ने उसको रीडिफ़ाइन किया, एक अपने तरह का अल्लाह। वो अल्लाह जो सबका अल्लाह था, या अल्लाह देवी थी, अब वो अल्लाह सातवें आसमान का अल्लाह हो गया और वो रिस्ट्रिक्टेड कुछ लोगों का अल्लाह हो गया, और उसने इंस्ट्रक्शंस दे दी, ये काफिर है, ये मोमिन है, इसका ये है, ये अल्लाह की बात है। तो ये जो पहले हम अल्लाह देखें वो और है। इसी तरह हलाल शब्द जो है वो उसका सदैव से अर्थ जो रहा है अरबी भाषा में, वो रहा है परमिसिबल, जायज़। उर्दू में जायज़ कह सकते हैं, न्यायिक कह सकते हैं हम हिंदी में, और अंग्रेज़ी में परमिसिबल, लेजिटिमेट ये कह सकते हैं। अब लेजिटिमेट पे जब हम बात करते हैं तो लेजिटिमेट एक बड़ा भ्रामक शब्द है, जायज़ एक बड़ा भ्रामक शब्द है। क्या जायज़ है, कहाँ जायज़ है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट टू सो मैनी कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जायज़ है कि नहीं जायज़। मैं एक एग्ज़ाम्पल अक्सर देता हूँ कि एक बार है शराब का, उसमें शराब सर्व करी जाती है, सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, लोग पैसे देते हैं, बिल कटवाते हैं, बिल्कुल जायज़ है। मगर वहाँ पे एक 12 साल का बच्चा जाके जब कहता है साहब 2 पैग मेरे को भी दे दो, तो वो नाजायज़ है। कौन सा कानून कहाँ पे लागू होता है? बहुत सी चीज़ें भारत में जायज़ हैं और बहुत से कंट्रीज़ में वो इलीगल हैं, और बहुत सी चीज़ें वहाँ लीगल हैं, यहाँ पे इलीगल है। तो लीगैलिटी जो है दैट्स इज सब्जेक्ट टू द प्लेस एंड टाइम। अब गलती हमारी यहाँ पे हुई, या कि हमने इस्लामिक हलाल को यूनिवर्सल हलाल समझ लिया, यानी जो इस्लाम में जायज़ है वो सब पे जायज़ है। और जब हम हलाल शब्द, आज हमारी भाषा में एक मुहावरा आ चुका है, यार हक हलाल की कमाई है। अब हक अलग है, हलाल अलग है। हलाल का मतलब जायज़, और वो कैसा जायज़, जिसको हम हलाल समझ रहे हैं वो इस्लाम के हिसाब से जायज़। क्योंकि इसका पहला जो शुरुआत है, हम जब इसको समझते हैं, जब हम हलाल शब्द हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि जैसे कोई मीट से संबंधित है। हलाल
मीट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर हलाल जायज़ और नाजायज़ दुनिया की हर चीज़ में है। इस्लाम में दो ही चीज़ें हैं, हलाल या हराम, इन बिटवीन कुछ नहीं है। ना कुछ ब्लैक है ना कुछ वाइट, ना ब्लैक है या वाइट है, कुछ ग्रे नहीं है, कोई पिंक नहीं है और कोई ऑरेंज भी नहीं है। अब ये जायज़ नाजायज़ जो हदीस जो इस्लाम कहता है वो इस्लाम के लिए जायज़ नाजायज़ हो सकता है, वो मेरे लिए नहीं है। इसमें सूअर का मांस है, अभी हम मांस पे ही, अभी मांस से बाहर नहीं जा रहे, मीट से जब हम मीट के बाहर जाएंगे तो मीट की बाहर की बात करेंगे। इस्लाम में सूअर हराम है और बहुत से मुसलमान कहते हैं कि गाय हमारे यहाँ जायज़ है, तो आपका जायज़ मेरे ऊपर नहीं है जैसे मेरा जायज़ आपके ऊपर नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सूअर हलाल है, क्योंकि इस्लाम में हलाल नहीं है, इसलिए हमने हलाल को वो माना हुआ है, एक बेंचमार्क माना है कि जो इस्लाम के हिसाब से जायज़ है वो जायज़ होता है। इसका जब हलाल की हम बात करते हैं, हलाल के साथ हराम आता है, ये साथ साथ आएंगे दोनों चीज़ें। हलाल इस शब्द की जो, अगर हम इस शब्द की यात्रा देखें, इस शब्द की जीवन यात्रा देखें, एक हलाल है इस्लाम से आने से पहले का, दूसरा हलाल है इस्लाम के आने के बाद का, और तीसरा इसका जो अपग्रेडेशन हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में होना शुरू हो गया था, और उसका फोर्थ ग्रेड अपग्रेडेशन अब आने वाला है, मतलब चौथा रूप, जो हमने अगर उसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं उठाए, कोई कदम नहीं उठाए, तो जल्दी ही चौथा रूप भी हमारे सामने आ जाएगा, और वो सबसे भयंकर रूप होगा। इस्लाम से पहले का हलाल था हलाल जो उस समय की यहूदी, यजीदी, ईसाई या वहाँ पे कुछ सनातनी में थे, जो उनके अपने अपने हलाल हराम थे, उनके अपने अपने डेफिनेशंस थी। इस्लाम के आने के बाद हलाल का सेंट्रलाइजेशन हो गया कि जो इस्लाम के हिसाब से जायज़ है उसको जायज़ है, और हम उसको मानने लगे किसी हद तक। स्टेप 2 तब आया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। इंडियन पुलिस में बहुत सारे मुसलमान लोग थे, मिलिट्री में बहुत सारे सिख लोग थे। इन लोगों का ये कहना था कि वी कैन बी विक्टिमाइज्ड फॉर सर्विंग द क्राउन। हमने ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करी है, हो सकता है इसका हमें बदला चुकाना पड़े। इसमें मिलिट्री को इतना डर नहीं था, क्योंकि मिलिट्री कहीं दूर, भारत की मिलिट्री थी जो इंडियन मिलिट्री थी अंडर द ब्रिटिश रिजीम, वो कहीं तंजानिया में, कहीं हांगकांग में लड़ाई लड़ रही थी, मगर जो पुलिस वाला था वो अपने गांव में या आसपास के क्षेत्र में लड़ रहा था, और उसकी शत्रुता भी आसपास थी। आज भी पुलिस वाले का कोई दुश्मन हो सकता है, कोई बदमाश दुश्मन हो सकता है, कोई शरीफ दुश्मन हो सकता है, मगर मिलिट्री वाले की उसकी प्रोफेशन की वजह से कोई दुश्मनी हो ऐसा नहीं है। उस समय बहुत सी संख्या में एक ब्लैंकेट परमिट मिला और बहुत सी संख्या में पुलिस वाले वहाँ सेटल हो गए, मिलिट्री वाले भी वहाँ सेटल हो गए। उस सेटलमेंट से जो चीज़ सामने आई, वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनका ये कहना था कि हम यहाँ पे इंग्लैंड में सेटल हो गए हैं, मगर हमें यहाँ पे हलाल नहीं मिल रहा, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। उसको दूर करने के लिए वहाँ पे उन्होंने लंदन हलाल सोसाइटी बनाई। लंदन हलाल सोसाइटी का क्या काम था, मतलब इस तरह की कई उन्होंने तंजीमें बनाई, लंदन हलाल सोसाइटी और इस तरह की तंजीमें, जिनका ये काम था कि हलाल को प्रमोट करो। अब हलाल प्रमोट करने का मतलब ये है कि जो उस समय एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको ख़त्म करो। शब्दों का हेर फेर है। अपील्स करी गई कि आप हलाल खाइए। मुसलमानों ने बहुत सारे अपनी उनकी तंजीमें जाके मॉल्स में मिली, स्टोर्स में मिली कि आप केवल हलाल मांस ही सर्व करें। अभी मांस तक बात थी। बहुत से लोगों ने उनको नहीं सुना, क्योंकि जो उस मॉल का स्टोर का मालिक था वो एक गोरा था, वो एक ईसाई था। जब उसको समझाया कि हदीस ये कहती है हाँ ये जायज़ है, तो उसने कहा ये मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा माल बिक रहा है, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक गोरा हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि हदीस क्या कहती है। तो कृपा करके मेरा समय आप बर्बाद ना करें, और इस तरह की मेरे को कोई प्रपोज़ल, इस तरह का कोई मेरे को आप मत दें प्रपोज़ल, और आप अपना काम कीजिए। मगर ये जो हठी समाज था, इसको मैं हठी बड़े
अच्छे नज़र से, क्योंकि जिस चीज़ पे वो लगे हुए थे उससे वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कुछ मॉल्स को अप्रोच करा जो अल्टीमेटली मान गए। उसके बाद इस तरह की अपील्स आई ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से या और छोटे छोटे लोगों से कि अगर कोई हलाल जो मुसलमान है वो इसी स्टोर से सामान खरीदेगा, और ना खाली मीट, हर चीज़ वो वहीं से खरीदेगा, चाहे वो बच्चे की पेंसिल खरीदनी है या अपनी कार खरीदनी है, जो भी वहाँ पे अवेलेबल है आपको, चाहे उसके लिए 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़े। उसका रिजल्ट ये हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप जैसे चीज़ें हुई, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उन स्टोर्स का जो हलाल सर्टिफाइड स्टोर्स थे उनका सेल बढ़ गया 10-11% साल 2 साल में। अब वो 11% वहाँ पे मुसलमान नहीं था, 11% इस तरह बढ़ा कि क्योंकि ईसाई भी वहाँ का, मिशनरीज़ को छोड़ दीजिए, अदरवाइज ईसाई भी अपने धर्म के तरफ ज़्यादा उसका झुकाव भी नहीं है, उसका भी ज़्यादा कोई वो नहीं है। जैसे हिंदू ठीक है, एक मैकेनिकली मंदिर में चले गए, यार अब ख़त्म करो इस बात को, 5 मिनट हो आए बहुत है, एक हमने इतना मंदिर में दान दे दिया, अब मेरे को ये टेंडर मिल जाना चाहिए, सौदा मेरा हो ही जाना चाहिए, मतलब हमारा एक मैकेनिकल अप्रोच है ईसाई की। मगर जो मुसलमान की अप्रोच है वो अप्रोच बड़ी डेडिकेटेड अप्रोच है, उसमें कोई आप क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई इफ़ नहीं है, कोई बट नहीं है, वो बिल्कुल डेडिकेटेड अप्रोच है। तो वहाँ पे जो मुसलमान था उसने अपने दोस्तों को, मित्रों को, पड़ोसियों को कन्विंस करा, यार वहाँ से चल के खाते हैं, वहाँ से जाके सामान लेते हैं। उसके लिए उसने सेक्रीफाइस भी करा, चाहे उसने नहीं भी जाना होता था तब भी वो कहता था यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको मैं ड्रॉप कर दूँ। तो एक ऑफ़र दी गई जिसकी उसने कीमत दी, मतलब मेरे को अगर आज मेरे को कहे घर से उठना है, यार आज छुट्टी है, क्यों उठना, और 4 किलोमीटर बिना मतलब मैं गाड़ी घुमाऊँ, क्यों घुमाऊँ, मगर उसने ये करा, ये हमको उसकी दाद देनी चाहिए। जब ये 10-11% सेल बढ़ी, इसका मतलब क्या है कि मुस्लिम 11% नहीं है मगर सेल 11% बढ़ रही है, तो नॉन मुस्लिम्स भी हलाल के ऊपर, हलाल स्टोर पे, हलाल स्पेसिफिक स्टोर्स पे आ गए, एक्सक्लूसिव हलाल स्टोर्स पे। इनका 11% 10% सेल बढ़ने का मतलब ये हुआ कि बाकी की सेल कम हुई। अब जिनकी सेल कम हुई उन लोगों ने अप्रोच करा उसी सोसाइटी को जिसको इन्होंने धक्के देके बाहर निकाला था। सोसाइटी का ये कहना था, साहब जब हम आपके पास आए थे तो आपने हमारी तौहीन करी, कुरान की तौहीन करी, इस्लाम की तौहीन करी। खैर इस्लाम बहुत दयालु है, इस्लाम बहुत दयालु चीज़ है, हम आपको माफ़ करते हैं, अब आप भी हलाल का सर्टिफिकेट ले लो, यानी मैं माफ़ कर रहा हूँ आपको मगर अपनी कंडीशंस पे, कंडीशंस मेरी वही हैं। मरता क्या ना करता, बिजनेस है, बिजनेसमैन के लिए उसको बिजनेस नज़र आ रहा है, उसने साइन कर दिया। सो द होल मीट इंडस्ट्री वॉज हलालाइज्ड। प्रोडक्शन उतनी है, सेल भी उतनी ही है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, एक्सटर्नल फैक्टर कोई नहीं आया, मगर इंग्लिश बूचर्स वर आउट ऑफ बिजनेस, और उसको साइलेंटली मुसलमान बूचर ने ले लिया। इस तरह के कई पड़ाव उन्होंने देखे। नेक्स्ट ये था कि यहाँ पे हमारे को बूचर्स पूरे मिल नहीं रहे, इसके लिए स्पेशल वीज़ा, स्पेशल परमिट्स दिए जाएं जो बूचर्स इंपोर्ट हुए। और बूचर इंपोर्ट होने का मतलब है, अगर 5000 यंग लड़का इंपोर्ट हुआ, वो साल 2 साल में, जब वहाँ का 3 साल में सिटीज़न, अब तो ज़्यादा समय लगता है, तब 3 साल में सिटीज़नशिप मिल जाती थी, वहाँ का सिटीज़न हो गया। सिटीज़न होते ही उसने अपनी बीवी को बुला लिया, यानी बीवी आई तो साथ में 1-2 बच्चे भी आ गए। अब बीवी भी वहाँ पहुँच गई, हस्बैंड भी वहाँ पहुँच गया, और एक प्लानिंग के तहत वो पहुँचे हैं। एक परिवार से ऊपर उनका मोटिव है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 3 साल 4 साल के बाद जब बीवी को सिटीजनशिप मिल जाती है, दोनों डिवोर्स देते हैं। डिवोर्स देने का मतलब है वो एक हस्बैंड इंपोर्ट कर सकता है और वो एक वाइफ इंपोर्ट कर सकती है। मतलब वो चेन रिएक्शन, वो 2 × 2 4 नहीं हुआ, वो 2 × 2 16 होता है। ये जो 2 × 2 16 वाला मैथमेटिक्स चला, इतने में 3 साल 4 साल में यहाँ भी 1-2 बच्चे हो गए जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हैं, उनके भी अधिकार हैं। और अंग्रेज़ जिसने दुनिया जीती थी, यहाँ पे वो मूर्ख बनता रहा, उसे पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और वो अपने हैंगओवर में था
कॉलोनियल हैंगओवर के वी रूल द वर्ल्ड, भैया अब घर संभाल ले, वर्ल्ड की बात छोड़ दे तू। नेक्स्ट इसके बाद जो हुआ कि जो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज देती हैं, सर्टिफाई करती हैं हलाल है या झटका है, और ये बहुत गलतफहमी है, जो झटके का सर्टिफिकेट मिलता है वो केवल रॉ मीट के लिए मिलता है, बूचर शॉप तक के लिए, उसके आगे कहाँ जा रहा है इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आंकड़ा नहीं है। हलाल की सर्टिफिकेशन एजेंसीज थी बहुत समय से जो सर्टिफाई कर रही थी कि ये मांस हलाल का है, यानी रॉ मटेरियल से बूचर शॉप से आगे तक, रेस्टोरेंट तक, चेन तक, ये उसका सर्टिफिकेशन था। इसमें इन्होंने जो बोला कि ये जो सर्टिफिकेट मिलता है बरतानिया की सरकार जो देती है, हम इस सर्टिफिकेट को नहीं मानते, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर हम दुकान नहीं चला सकते, इसलिए इसको रखिए, मगर हम इसको अल्टीमेट नहीं मानते, इसके हलाल से हमारी चीज़ हलाल नहीं हो गई, हमारी अपनी सर्टिफिकेशन होगी, हमारी अपनी कंडीशनिंग होगी, जो उस कंडीशन में खरा उतरेगा उसी को हम देंगे। अब वो कंडीशंस क्या है वो जिस समय हम समझ जाएंगे, उस कंडीशंस को काउंटर करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर नेक्स्ट मील। अगला खाना शायद हमें बाद में खाना चाहिए, पहले इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब बड़े स्टेप बाय स्टेप जो हुआ, अब मीट इंडस्ट्री के ऊपर ये हो गया कि कंडीशंस क्या थी, जो आज भी जो म्यूनिसिपैलिटी वाले सर्टिफिकेट देते हैं, 2-3 चीज़ें हैं इसमें, कि इसको इस पद्धति से काटा गया, मेरे सामने अगर वो हलाल है तो एक मौलवी सर्टिफाई करता है कि मेरे सामने कलमा पढ़ा गया, अगर वो झटका है तो कोई गुरुद्वारे से या हिंदू को इसको सर्टिफाई करता है कि ये मेरे सामने ये हुआ, और उस सर्टिफिकेशन से म्यूनिसिपैलिटी की सर्टिफिकेशन होती है, प्लस इस प्रोसेस से काटा गया, और एक डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है एनिमल वॉज ब्रॉट बिफोर मी इन गुड हेल्थ। ये 2 चीज़ें, ये 2 कंडीशंस तो हो गई, मगर जो बाकी हलाल की कंडीशंस हैं इस्लाम के हिसाब से, वो सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल अगर नहीं हो रही तो इसको हम हलाल नहीं मान सकते, सरकार मान ले। वो सर्टिफिकेट तो रखना ही है आपको, उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे, मगर हम अपना देंगे जिसके ऊपर, जिससे हम मानेंगे कि ये हलाल है, और जब हम हलाल शॉप में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि उसके पास वो हमारा सर्टिफिकेट है कि नहीं। अब पैरेलल सर्टिफिकेशन जो शुरू हुई, पैरेलल सर्टिफिकेशन का जो नेक्स्ट स्टेप आया वो ये था कि हलाल केवल मांस तक नहीं है। एक जो बाहर से इंपोर्ट होता था उन दिनों, यूरोप में ज़्यादातर मीट जो इंपोर्ट होता था वो लैटिन अमेरिका से होता था, कोलंबिया से, मैक्सिको से, यहाँ से ज़्यादा मीट आता था। अब वहाँ पर जो हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज थी, उन्होंने कहा क्योंकि ये एक ईसाई देश से मांस आता है, इसका प्रॉफिट जो है एक ईसाई को जा रहा है, तो ये हलाल नहीं हो सकता। हलाल अब हम उसी को मानेंगे जो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान वगैरह वगैरह, ये हमारी जो लिस्ट है इन कंट्री से जो आएगा हम उसको हलाल मानेंगे, दूसरे को हम हलाल मानेंगे ही नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि जो हलाल मार्केट में रिटेल में तो बिक रहा है, अब वो हलाल का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, तो नेचुरली जो इंपोर्ट हो रहा था मीट वहाँ से छोड़ के इंडोनेशिया से और वहाँ से इंपोर्ट होने शुरू हुआ। यानी एक छोटे से लंदन के कस्बे से ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो दुनिया की इकॉनमी को हिलाने लगी, जिससे इंडोनेशिया, मलेशिया, इनकी इकॉनमी बहुत आगे गई और कोलंबिया की, मैक्सिको की इकॉनमी पिछड़ने लगी, और जो आज तक पिछड़ रही है। आज इस स्थिति में जब हम 70 साल बाद खड़े हुए हैं, तो अब चाह के भी कोलंबिया उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकता। मेरे अगर दादाजी की कहीं दुकान थी लाहौर में जलेबी की, तो आज मैं जाके उस गुडविल को बुनाना चाहूँ कि मेरे दादा बहुत अच्छी जलेबी बनाते थे, इसलिए मेरी जलेबी की दुकान चल जाएगी 70 साल बंद करने के बाद, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब जलेबी बंद हो गई, पिज़्ज़ा आ गया, और चीज़ें बदल गई, जनरेशन बदल गई। अब किसी को ना मेरे दादा का नाम याद है ना परदादा का नाम याद है। आज ये कोलंबिया जो है या मैक्सिको जो है वो चाह के भी आज उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंडस्ट्री ऑलरेडी उन कंट्रीज़ ने ले ली है, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो उनकी हर कंडीशन को मान रहे हैं सर्टिफिकेशन के लिए, उसने कैप्चर कर ली है। नेक्स्ट स्टेप जो शुरू हुआ वहाँ
वो ये था कि हलाल जो है, क्योंकि वो मीट तक नहीं है, तो अब हम हर चीज़ को हलाल सर्टिफाइड लेंगे। हलाल सर्टिफाइड दूध, हलाल सर्टिफाइड चावल, हलाल सर्टिफाइड ये, और हलाल सर्टिफाइड वो। अभी जैसे मैंने बताया ना, मैं आप एक पैकेट, शायद आपके पास वो होगी, क्लिप होगी, आप दिखाइएगा। कर्नोटो चिप्स आते हैं जिसके ऊपर एक वेजिटेरियन की ग्रीन डॉट लगी हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं वेजिटेरियन खा रहा हूँ। हो सकता है वो वेजिटेरियन हो भी, मैं मानता हूँ उसका सर्टिफिकेट ठीक, मगर उसके ठीक नीचे एक हलाल सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। दैट इज दिस इज नॉट हलाल, दिस इज हलालोनॉमिक्स। यहाँ से अब बात आगे आ गई है हलालोनॉमिक्स तक। अब वो इंडस्ट्रीज, वो कंट्रीज अब उसको कैप्चर नहीं कर सकती उस इंडस्ट्री को, और वो मुस्लिम कंट्रीज़ के हाथ में ही रहेगी, या वो कंट्रीज़ जो मुस्लिम की कठपुतली बन के रहेंगे उनके हाथ में रहेगी। इस स्टेप के बाद आज जो है हलाल दुनिया के हर चीज़ में है। हलाल चॉकलेट्स, हलाल मेकअप किट्स, हलाल टी शर्ट्स, हलाल मेडिसिन एंड हलाल हॉस्पिटल। हलाल मेडिसिन वो है जो इस्लामिक तरीके से तैयार की गई हो। यानी हलाल मेडिसिन का मतलब है हम साइंस को 500 साल, 1000 साल पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई अल्कोहल यूज़ नहीं हो सकती। अगर उस मेडिसिन में अल्कोहल यूज़ हो गई तो दैट कैन नॉट बी सर्टिफाइड एज हलाल मेडिसिन। दैट मीन्स कि कोई ऐसी मेडिकल रिसर्च है जो, या कोई ऐसी दवा है जिसका कंपोनेंट में अल्कोहल है, तो वो हमें बंद करनी पड़ेगी, चाहे कोई पेशेंट मरे या जिए, या उसका कोई मतलब। साइंस का हमने एक दरवाज़ा बंद कर दिया, प्रोग्रेस का एक दरवाज़ा बंद कर दिया हलाल के नशे में। दूसरा इसके बाद जो है, अब वो हलाल होगा क्या, कैसे कोई हलाल के क्या कंडीशंस हैं, वो जाननी बहुत ज़रूरी है कि वो कंडीशंस क्या हैं। आज की डेट में अगर आप नेट पे जाएंगे, देयर आर हलाल डेटिंग साइट्स, हलाल डेटिंग साइट्स, क्योंकि अब तो सतयुग आ गया है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं भी बोलूँगा, आप फट अपने मोबाइल पे चेक करेंगे और इंटरनेट पे पता लग जाएगा कि कोई हलाल डेटिंग साइट नहीं है, मगर ये हैं आपके नेट पे, आपका नेट भी ऐसा ही बोलेगा। एंड इवन देयर इज़ हलाल प्रोस्टिट्यूशन, मतलब काजल से लेके, एक काजल की डिब्बी छोटी सी 40 रुपए की, जो कैटरेक्ट को दूर करती है, बहुत अच्छी दवा है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर वो भी हलाल सर्टिफाई हो गई। इसका मतलब मैं हलाल के चुंगल में फंस चुका हूँ। चॉकलेट तो एक बार मैं छोड़ सकता हूँ, मगर अगर मेरे को कैटरेक्ट है, मैं दवाई खाने पे मजबूर हूँ, या वो सुरमा डालने पे मजबूर हूँ, वो काजल डालने पे मजबूर हूँ, जो हलाल सर्टिफाइड है। यहाँ से जो भी मेडिसिन जा रही है गल्फ में, कुछ भी जा रहा है, दैट हैज़ टू बी हलाल सर्टिफाइड, चाहे वो वेजिटेरियन है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है। इवन बाबा रामदेव जी की जो दवा है वो भी हलाल सर्टिफाइड है। यानी बाबा जी इतने मजबूर हो गए हैं कि अगर उनको गल्फ में कुछ माल बेचना है, ये उनके कोई हिंदुत्व पे, उनके कोई मानवता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं मैं कर रहा हूँ, ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर उनको उस मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो उनको उसके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। हलाल के आगे नतमस्तक जब तक आप नहीं होंगे, आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते बिजनेस में। 56 कंट्रीज आपका माल नहीं खरीद रही। अब इससे हमको ये प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। अब दूसरा ये है, जैसे मैं कह रहे पे, तो हलाल है क्या? हलाल केवल मांस काटने की पद्धति नहीं है। दिस मीन्स परमिसिबल, लेजिटिमेट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। पहले ये मांस से शुरू होकर हर चीज़ तक जाती है और अंत में अर्थ पे, इकोनॉमी पे ख़त्म होती है। मीट से शुरू होकर इकोनॉमी पे ख़त्म होती है। एक बहुत लंबा एक यात्रा है हलाल की, जो रोज़ होती है, मीट से शुरू होकर इकोनॉमी पे जाती है। जहाँ तक मीट का सवाल है, उसमें एक शर्त होती है कि एनिमल मस्ट फेस मक्का। ये शर्त मुझे अटपटी लगती है कि इधर मुंह करके पाप है और इधर मुंह करके पुण्य है, ऐसा मैं नहीं मानता। यदि जीव हत्या पाप है तो वो पाप है, और यदि वो पाप नहीं है तो वो पाप नहीं है। केवल उसकी डायरेक्शन इधर से उधर करने में पाप और पुण्य नहीं बदल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुसलमान जो मानना चाहते हैं वो माने। अगर वो समझते हैं कि इधर से पुण्य हो जाएगा तो वो उनकी मर्जी है, पर वो उनका मानना मेरे ऊपर बाध्य नहीं है। यानी वो हलाल को मैं नहीं मानता। ये ऐसी कंडीशन है जिसको मैं एक फ़नी कंडीशन कहूँगा, मगर ये मुझे मार नहीं रही कंडीशन। मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता कि बकरे का मुंह किधर है।
कंडीशंस जो मुझे मार रही हैं वो ये हैं कि इसमें किसी काफिर को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ये चाहे मांस की बात हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की, उस फैक्ट्री में किसी को काफिर को रोजगार नहीं मिलेगा। और बहुत से हम देखेंगे इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग कहते हैं यार ऐसा नहीं है क्योंकि वो हलाल सर्टिफाइड फैक्ट्री है, उसमें तो हिंदू काम कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? अगेन दैट इज कंडीशन। ये वेवर दिया गया है, डाबर को वेवर दिया गया क्योंकि डाबर की फैक्ट्री गाजियाबाद में है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके पास कोई हिंदू वो ये कल बोर्ड लगा दे कि 100% मुस्लिम लेबर होगी, मेरा सीए भी मुसलमान होगा, मेरा वकील भी मुसलमान होगा, तो अगर वो इस पे आ जाएगा तो वो बिजनेस कैसे करेगा? मतलब कितना भी कोई कॉम्युनल हो, जब वो डॉक्टर ढूंढता है तो वो देखता है कि मेरा यार ऑपरेशन कौन डॉक्टर ठीक करेगा। वो उस समय ये नहीं देखता कि यार ये किस जात का है, ये शर्मा जी हैं कि वर्मा जी हैं। शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, अगर त्रेहन के पास जाना है तो त्रेहन के पास जाना है, त्रेहन पंजाबी है या मद्रासी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूं। अब ये जो कंडीशन है कि जहां पे पॉसिबल ही नहीं है, एक गांव है या एक कस्बा है जिसमें एक फैक्ट्री है छोटी सी, आप पेन बना रहे हैं या कुछ भी स्टेशनरी की आइटम बना रहे हैं जिसको हलाल सर्टिफिकेट लेना है, वहां पर ये कंडीशन इसलिए माफ है क्योंकि जहां पे 80% आबादी ही दूसरी है, वहां पे एक वायबल नहीं है कि आप केवल 20% के ऊपर बिजनेस कर लें। मगर बॉर्डर पार करते ही जैसे ही आप पाकिस्तान पहुंचते हैं सिचुएशन बदल जाती है। कहते हैं कुरान का एक नुक्ता नहीं बदलता, नुक्ता नहीं बदलता, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके अर्थ कैसे निकाले जाएंगे, कहां निकाले जाएंगे, वो समय समय पे अपने सहूलियत के हिसाब से बदले जाते हैं। यानी यहां पे आप काफिर को रोजगार दे सकते हैं, आपको फिर भी सर्टिफाइड हलाल मिल जाएगा, क्योंकि नहीं तो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा वो। मगर पाकिस्तान में जहां पे आज 2 या 3% गैर मुस्लिम रह गया या 4%, जो भी स्टेटिस्टिक्स हो, उसके बगैर आप बिजनेस कर सकते हैं, उसको इग्नोर करके बिजनेस कर सकते हैं, तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आपकी 100% मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अब यही कारण है कि ये नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू केवल तलवार से मारा गया। पाकिस्तान बनने के बाद जब उसको बहुत अच्छी दुकान चल रही थी हलवाई की, मगर उसके आगे किसी ने दुकान खोल ली और उसके दुकान पे कोई जा नहीं रहा, अल्टीमेट उसके पास क्या है कि भैया मैं भी इनके साथ ही मिल जाऊं, तभी मेरी दुकान चलेगी। तो ये कन्वर्जन्स जो हुई हैं, ये हलालीफाइड कन्वर्जन्स हुई हैं, ये कोई तलवार से नहीं हुई। आपको इकोनॉमिकली इतना मजबूर कर दिया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इस मेरी शरण में, इस्लाम की शरण में आना ही पड़ेगा। नहीं आओगे तो ठीक है, दुकान खोल के बैठे रहो, हम आपको पत्थर भी नहीं मार रहे, आपको गोली भी नहीं मार रहे, मगर आप बैठे रहो सुबह से शाम तक। कोई कारीगर, आप हलवाई हैं तो कोई आपके पास कारीगर नहीं आ रहा बनाने को, आप क्या करेंगे? तो उन कंडीशंस में आप फंस गए और धीरे धीरे कन्वर्जन्स होती गई। क्योंकि ये अभी आज की स्थिति में ये एप्लीकेबल भारत में नहीं है, तो इसलिए वेवर दिया गया फॉर टाइम बीइंग। ये हमेशा वेवर नहीं रहना, हमेशा डाबर को ये छूट नहीं मिलेगी कि आप जैसे चाहे एम्प्लॉयज रखें। हाँ, मगर कान में जरूर कुछ समझा दिया जाता हो, यार देख लेना, क्योंकि आज भी कोई बड़ा अफसर सिफारिश करता है तो ये नहीं कहता कि मेरे भतीजे को टेंडर दे देना, देख लेना यार जरा। वो देख लेना जो भाषा होती है वो समझने के लिए काफ़ी होती है। अब ये कंडीशन तो है कि काफिर को रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन, इसका एक हिस्सा जिहाद को जाता है, चाहे वो ज़कात के उसमें जाए, चाहे किसी और रूप से जाए, वो जिहाद को जा रहा है। अब जिहाद क्या है? बहुत एक अच्छा लुभावना शब्द है, होली वार। जहाँ पे होली शब्द आ गया, हम वैसे ही सारे उस पर मुग्ध हो जाते हैं, यार होली होली होली, बहुत अच्छी बात है, होली होली भी है, वार भी है, चलिए। मगर वो वार किसके खिलाफ है? किसके वार में इधर हैव टू बी टू वारिंग एलिमेंट्स। मैं अकेला बंदूक किस पे मारूंगा? कोई दुश्मन तो होगा ना। मान लीजिए एक ही दुनिया में ट्राइब होती और उसका आपस में बहुत प्यार होता परिवार की तरह, तो शायद बंदूक का आविष्कार ही ना होता। बंदूक की जरूरत क्या थी? युद्ध का मतलब एक दूसरी पार्टी तो आपके सामने होगी तभी युद्ध होगा। युद्ध अकेला हवा में मैं फायर नहीं करूंगा ना, हवा में तलवार थोड़ी ना चलाऊंगा। अब युद्ध वो क्या है? वो युद्ध मोमिन का
काफिर के खिलाफ है, और वो कब तक जारी रहेगा, जब तक वो इस्लाम की शरण में नहीं आ जाता। सो दिस इज जिहाद। और जब हम जिहाद को फाइनेंस करते हैं हलाल सर्टिफाइड चीज़ों से, तो इसका मतलब हम सीधा टेरर को और अपने धर्म परिवर्तन को फाइनेंस कर रहे हैं, यानी अपनी सुपारी हम खुद दे रहे हैं। जो बिजनेस में होता है जी, ये व्यापारी बहुत टेंडर भरता है, यार इसकी सुपारी दे दो, इसको आगे चला दो, अगला टेंडर मैं लूँगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो हम अपनी सुपारी दे रहे हैं, पैसा उसको फाइनेंस कौन कर रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं, जो सर्टिफाइंग एजेंसीज लंदन से लेकर निकली, आज दुनिया भर में है। यहाँ पे दिल्ली में सबसे बड़ी ITO पे एजेंसी बैठी है जमायत इस्लाम वाले, वो भी सर्टिफाई करते हैं कि हलाल है। और भी प्राइवेट एजेंसीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्टिफाई कर रही हैं हलाल है। सो दिस इज़ हलालोनॉमिक्स। ये केवल एक पद्धति नहीं है, यह केवल एक छोटी सी मोहर नहीं है जो हम मोहर देख नहीं पाते, देख पाते हैं तो समझ नहीं पाते। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हिंदुओं की प्रॉब्लम क्या है कि वन इज दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड द ग्रेटर प्रॉब्लम इज दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। मैं प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहता। आप ये कैसे, मैं कहता रहूं ये ऑरेंज है, ये भगवा है, आप कह रहे हैं नहीं जी मेरे को तो ये हरा दिख रहा है, आई कैन नॉट प्रूव। जब आप भी कहेंगे, एक वो है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, सब ने कहा रात है, आज सुबह की ही बात है। तो जब हम एक ही स्वर में बिना सोचे बोलना शुरू कर देते हैं, ऑपोजिशन नहीं करते, उसके ऊपर हम चिंतन नहीं करते ये क्या हो रहा है, तो कम से कम मैं सुबह नहीं बोलता हूं कि रात है। और ये जो मेरी यात्रा शुरू हुई, ये बचपन से ही शुरू हुई, क्योंकि हलाल पर वो हम भी ये समझते थे कि जो हलाल है या झटका है ये केवल मीट तक है। झटका तो मीट तक था, मगर हलाल उससे बहुत आगे था। दिल्ली की जो मार्केट है, जामा मस्जिद पे जो मुर्गा मंडी थी, जो अब शिफ्ट होके गाजीपुर चली गई है, 47 से पहले, जैसा कि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है, उसको मैंने देखा नहीं है 47 से पहले क्या हुआ था, उसमें 70% मुसलमानों का कब्जा था उस मार्केट पे, और 20-30% खटीक थे, हिंदू खटीक। पार्टीशन के बाद 95% वहाँ पे हिंदू खटीक हो गया और 5% मुसलमान रह गया। इमरजेंसी तक ये सिचुएशन चलती रही। इमरजेंसी में बहुत से खटीक लोग वहाँ से, जब वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का हुआ, बहुत से खटीक और बहुत से कसाई भी वहाँ से चले गए, कुछ की दुकानें हटा दी गईं। जब वो वापस आए तो आने वाले हिंदुओं की संख्या कम थी और मुसलमानों की ज़्यादा थी। 80s आते आते सिचुएशन बदल गई, क्योंकि जो खटीक था उसका 2 ही बच्चे थे, 3 बच्चे थे, और वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो गंदे काम में नहीं, क्योंकि हमारे को ये बता दिया गया कि ये गंदे काम है। वो गंदे काम में रहना नहीं चाहते थे, और वहाँ वो आना चाह रहा था, और वो असलम भाई सालों से जानता था, तो जो उसका मार्केट का चेयरमैन था उस समय, बड़े समय तक रहा, उनका नाम था तोताराम। तो तोताराम जी ने उन्हें बुला दिया, आओ भाई, है तो हमारे भाई, हो तो खटीक बरादरी ना, तुम कसाई बन गए, हम खटीक हो गए। जबकि यही सिचुएशन पाकिस्तान में अप्लाई नहीं करती थी। पाकिस्तान में भी ब्राह्मण बिरादरियां थीं, जाट बिरादरी थी, जाट बिरादरी में मुसलमान जाट भी था, राजपूत थे, सब थे। मगर जिस वक्त पार्टीशन हुआ उस वक्त ना तो राजपूत की राजपूती काम आई, ना जाट की जटाई काम आई, ना किसी का चमार की चमारी काम आई, किसी का कुछ काम नहीं आया, ना वकील की वकालत काम आई। वकील साहब बड़े, बहुत बड़े वकील थे, अच्छे अच्छे क्रिमिनल उसे जानते थे, बचाते थे, और सारे हिंदू शरीफ नहीं थे, बदमाश भी थे। ना उस बदमाश की बदमाशी काम आई, ना पुलिस वाले की पुलिसाई काम आई, और ना जज की जजी काम आई। मिलिट्री वाला, पुलिस वाला, जज, वकील, उन सबको वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो काफिर थे। वहाँ पे कोई भाईवाद नहीं था। वहाँ पे किसी जाट ने ये नहीं कहा कि भैया तू भी जाट और मैं भी जाट, हम दोनों जाट हैं, हम मुसलमान हैं, तू हिंदू है, चल रही ही रहा। ऐसा नहीं हुआ। और जो हुआ भी तो 5-7 साल के बाद वो ख़त्म हो गया। मगर यहाँ पे हम उसी हैंग ओवर में थे, भाई भाई, हम हिंदी चीनी भाई भाई में भी विश्वास रखते हैं, हम सबके भाई हैं, और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। भाईचारा हमारा इतना है कि मैं उसको भाई समझता हूँ और वो मुझे चारा समझता है, इससे ऊपर कोई भाईचारा नहीं है।
अब इस भाईचारे में आगे आते हुए ये मंडी कैप्चर हो गई, जिसके ऊपर झटका एसोसिएशन ने, जो खटीक भाई हैं, उन्होंने एक केस डाला था कि जो कटाई म्यूनिसिपैलिटी हमसे लेती है और जो हलाल वालों से लेती है उनसे कम पैसा ले रही है, हमसे ज़्यादा ले रही है। ये केस कोई 8-10 साल कोर्ट्स में चला। उससे अगर 50 रुपया ले रहे हैं कटाई का तो उससे 100 रुपया ले रहे हैं। एमसीडी का ये तर्क था कि हम तो दोनों को सब्सिडी दे रहे हैं, इसकी कॉस्ट सपोज 200 रुपया पड़ रही है, हम आपसे 100 रुपया ले रहे हैं, उनसे 50 रुपया ले रहे हैं, आपके 100 रुपये छोड़ रहे हैं ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। ये माइक्स बनाता हूं मैं, मेरी माइक्स की फैक्ट्री है, मैं दिन में 200 माइक्स बनाता हूं। एक दूसरी फैक्ट्री को सब्सिडी ज़्यादा मिल जाती है, वो 500 बनाती है, तो डेफिनेटली मैं पिछड़ना शुरू हो गया बिजनेस में। मीट इंडस्ट्री में ये हुआ। आज आईटीडीसी, इंडियन रेलवेज, जो राष्ट्रपति भवन में भी इंडियन रेलवेज सर्व कर रही है और पार्लियामेंट भी उनकी कैंटीन है, वो केवल हलाल ले रहे हैं। मतलब सरकार एक बहुत बड़ा बायर है, आईटीडीसी एक बहुत बड़ा बायर है। आप पेन बना रहे हैं, मैं भी पेन बना रहा हूँ, मैं 100 पेन रोज़ बना रहा हूँ, 1000 पेन रोज़ बना रहा हूँ, आपको साहब 5000 पेन का ऑर्डर मिल जाता है। तो जितने में मैं पेन मेरे को खरीद पड़ेगी उससे कम में आप बेच देंगे, क्योंकि आपके पास 5000 का ऑर्डर है, मैं 1000 बना रहा हूँ। तो सरकार ने ये सौतेला व्यवहार करा उस इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए। वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। आज आपको कोई यहाँ पे झटके की शॉप नहीं मिलेगी। जो 5-7% रह गई हैं वो भी कितनी हैं, वो एक वाकई वो झटका है कि नहीं। इस सारी मुहिम के तहत, इस सारी उसके तहत, अब इससे जब हम बाहर निकले, हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट्स, करीम इज़ हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट। अब इसमें इसका अगर हम भेद समझेंगे तो एक तो एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफाई हो रही है, एक उसका प्रोडक्ट सर्टिफाई हो रहा है। प्रोडक्ट सर्टिफाई का मतलब क्या है कि ये फलाने कसाई से आ रहा है तो ये हलाल सर्टिफाइड है, ओके। बट वो एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफाई नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट कब सर्टिफाई होगी? जब वो चावल भी अब वो सतनाम के नाम में मंगवा के नूरा के मंगवाएगा, यानी वो जो भी रॉ मटेरियल लेगा वो सारा हलाल सर्टिफाइड होगा, तो वो एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफाई होगी। प्रोडक्ट सर्टिफाइड अलग चीज़ है। अब उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, चावल यूज़ हो रहा है रेस्टोरेंट में, जो चावल यूज़ हो रहा है उस चावल वाले को कब मिलेगा हलाल सर्टिफिकेट? के जो तू बोरा खरीद रहा है वो भी हलाल सर्टिफाइड होगा। तो ये जो चेन आई, वॉल्फ इज राइट इन माई बैकयार्ड, मेरे बिल्कुल पीछे भेड़िया खड़ा हुआ है, पर मैं देख नहीं पा रहा हूं या मैं देखना चाहता नहीं हूं। ये यहां तक इकॉनमी पहुंच गई। हम में से शायद ही कोई यहां पे अंदाजा लगा सके कि ये जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं ये किस वॉल्यूम के होंगे। मतलब आप रोड साइड नाई और रोड साइड कसाई उसको छोड़ दो, जिसकी कोई जीएसटी नहीं, कोई बीएसटी नहीं, कोई उसका कोई अकाउंट ही नहीं है। उसने तो सुबह 2000 का माल खरीदा, 5000 का माल खरीदा, 10,000 का बेचा, 2000 कमाया लेबर को देने के बाद, और 2000 डाल के वो जेब में चला गया और वो मस्त है, अपने जो अपने भी 15-20 बच्चे पाल रहा है वो। मगर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्या हम में से कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कितना बड़ा सेक्टर है? आप में से कोई वेग एस्टिमेट दीजिए कि कितना बड़ा वो सेक्टर हो सकता है। ग्लोबली इट इज़ $4 ट्रिलियन। अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। 3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से लेके 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार है, जो हमारे डिफेंस बजट से, हमारे बजट से और हमारी इकोनॉमी से बड़ा है। इतने इसका अगर 2.5% भी टेरर फंडिंग हो रही है, 1% भी टेरर फंडिंग हो रही है, तो इतना बड़ा फंड हम रेस कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी अपनी सुपारी दे रहे हैं जिससे हम बच नहीं पाएंगे। मतलब राम मंदिर में मैं लिटिगेंट हूँ, मंदिर बनेगा, बड़ी अच्छी बात है, मगर उसको हम कब तक बचा पाएंगे? बनने के बाद भी 10 साल 20 साल। डेमोग्राफी बदल रही है, इकोनॉमिक्स आपके हाथ से निकल रही है। जब हर युद्ध जो है, चाहे वो कोर्ट का युद्ध हो, चाहे वो बॉर्डर पे युद्ध हो, हर युद्ध अर्थ से लड़ा जाता है, पैसे से लड़ा जाता है। पैसा मेरे पास नहीं तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा? शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का मतलब
कोई वो कृषि नीति नहीं थी जय किसान। जय किसान का मतलब है जब मेरा पेट भरा हुआ है तभी मैं युद्ध लड़ सकता हूँ। तो जब मेरा अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब हम चौथे चरण, इसके जो चौथा चरण है उस पे आ जाएं। वो क्या है? ये तो फर्स्ट चरण हो गया प्री इस्लामिक, फिर इस्लामिक टू सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार से अब हम आगे निकल आए। अब आगे जो आ रहा है वो इतना भयंकर स्थिति है कि जो हिंदू भी नहीं कहूंगा, काफिर की, जिसमें क्रिश्चियन भी शामिल है, उसका हाथ ऐसे नहीं होगा, अब उसका हाथ ऐसे होगा। ये मैं 4 ट्रिलियन की इकॉनमी में दोबारा आ रहा हूं। अब इसमें जब वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, मुस्लिम्स की जो बाइंग कैपेसिटी है वर्ल्ड वाइड, दैट इज 12 to 15%, डिपेंड्स। किसी साल 12% है, अगर हम पिछले 20 साल की, मतलब जैसे किसान की आमदनी है, वो फसल कैसी हुई, व्यापारी की आमदनी है, तो ये 12 और 15% के बीच में, लेट्स टेक द हायर साइड कि 15% बाइंग कैपेसिटी है मुस्लिम की। बाकी 85% कौन खरीद रहा है? वो हलाल सर्टिफाइड, वो आप खरीद रहे हैं सर, और मैं खरीद रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं फिर उसको फाइनेंस कर रहा हूं। अब हमारा जो चौथा चरण जो शुरू होना है, उसमें हलाल बैंकिंग आ गई है। हलाल बैंकिंग को हम बड़े आराम से कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, ना सूद लो ना सूद दो। अब आप इसको एज ए बिजनेस एंगल से देखिए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि बैंक के अपने भी खर्चे होंगे, तनख्वाह होगी, एसी होगा, अकाउंट्स होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। 100 रुपया मैं रोज लूं और 100 रुपया रोज दे दूं, और ये मेरा व्यापार है, ये कैसे हो सकता है? अब क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरी चीज़ों से, और हमने भी कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है। ये द 4th फेस ऑफ हलाल है। अब इसमें क्या है, हलाल बैंकिंग में इंटरेस्ट तो नहीं लेगा, बैंक अपना खर्चा कैसे निकालेगा, बैंक प्रॉफिट कैसे करेगा? सिर्फ नाम बदल दिए गए, उसको सूद की जगह, इंटरेस्ट की जगह प्रॉफिट शेयरिंग कर दिया गया। अब हम प्रॉफिट शेयरिंग पे आ गए। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है, जहां तक एक बैंक था, बैंक का केवल इतना था इंटरेस्ट कि मैंने ये पैसा दिया, मेरा ये पैसा सिक्योर रहे और मुझ पे इंटरेस्ट, बाकी आपके ट्रेड सीक्रेट्स क्या है ये मेरे को जानने की जरूरत नहीं है। पर जब मैं प्रॉफिट में शेयर करता हूं, बैंक को इससे मतलब नहीं है आपने 5% कमाया या 50% कमाया या गवाया, उसको अपना सूद चाहिए, सूदखोर है। मगर जब मैं आपका प्रॉफिट शेयरिंग में होऊंगा, मैं आपकी हर किताब पढ़ूंगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आप कह रहे हैं साहब मेरे को 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ इस साल का, मैं नहीं मानता, मैं तो कहता हूं 20 करोड़ हुआ है, आप मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, आप 1 तो दैट मीन्स मैं आपके सारे ट्रेड सीक्रेट्स भी ले रहा हूं। अभी कुछ समय से एक आंदोलन सा चला था स्विस बैंक्स के खिलाफ। मैं स्विस बैंक्स की वकालत नहीं कर रहा कि वो बहुत अच्छे हैं, पर इस चीज को समझिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेविल एंड अ ग्रेटर डेविल। अब स्विस बैंक्स को बहुत से लोगों ने चैलेंज करा, क्या स्विस बैंक यहां पे लोधी कॉलोनी में ब्रांच खोल के बैठा हुआ है? हम में से कुछ लोग 2 नंबर का पैसा कमाते हैं और वहां जाके कैसे भी जमा करवाते हैं, और वो जब तक कोई एक बड़ा अमाउंट नहीं होगा, मैं 50,000 रुपया जमा कराने स्विट्जरलैंड में नहीं जाऊंगा। उसकी एक मिनिमम क्वांटम होगा कि 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, मतलब एक बहुत बड़ा क्वांटम होगा। वेयर एज इस्लामिक बैंक जो है वो यहीं पे खुल रहा है, और जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, मैं बिना इंटरेस्ट के भी एक बैंक में पैसा जमा क्यों करवा रहा हूं? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग है, एक ये है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं, मैं जमा करवा रहा हूं बिना इंटरेस्ट से। मैं एसबीआई में क्यों नहीं करवा रहा, मैं कोई म्यूचुअल फंड क्यों नहीं ले रहा जिससे मुझे प्रॉफिट है? मतलब यह है कि वो मेरा 2 नंबर का पैसा है, जिसकी मैनेजमेंट कहीं पे है, जो आरबीआई के प्रीव्यू से बहुत बाहर है। जब अभी हाँ, इस पे भी आरबीआई के प्रीव्यू से वो कैसे बाहर है, ठीक है, लीगली भारत में है तो आपको ये तो दिखना ही पड़ेगा कि आरबीआई के हम प्रीव्यू में है वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसका मतलब यह है, एक तो 100 करोड़ रुपया आदमी लेके जा रहा है स्विट्जरलैंड में बैंक में जमा कराने,
दूसरा, यहीं पे ब्रांच, दिल्ली में 100 ब्रांचेस खुली हुई हैं। एक शाम को एक किसी भी महकमे का अफसर जिसने 5,000 रुपया कमाया, उसने जाके वहाँ पे जमा करवा दिया। उसका सेफ भी है, सीक्रेट भी है, तो उसको स्विस फैसिलिटी यहीं मिल रही है। और ये 5,000 5,000 5,000 करके वो 1 करोड़ से या 20 करोड़ से बहुत ऊपर चला जाएगा। अब इसमें जो फाइनेंस करता है बैंक, दैट हैज़ टू बी हलाल, वो हलाल पे फाइनेंस करेगा। वो आपको धर्म परिवर्तन का यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा। एक प्रिंटिंग प्रेस है, हलाल हराम पे हम आए तो अभी आपने जो चश्मा पहना हुआ है, बहुत समय तक ये भी हराम रहा था, ये माइक भी हराम रहा था, प्रिंटिंग प्रेस भी हराम रही थी। मगर हराम की डेफिनेशन, हलाल की डेफिनेशन, जब ये पता लगा कि यार ये अगर माइक को छोड़ देंगे, चश्मे को छोड़ देंगे, तो फिर तो ख़त्म हो जाएंगे हम। तो अब झगड़ा ये होता है, मैं माइक ऊंचा, आपसे ऊंचा लगाऊंगा। जो आज से 60-70 साल पहले तक हराम था, अल्लाह ने उसको हराम किया हुआ था, आज वो हलाल हो गया। और ना खाली हलाल हो गया, उस हलाल के पीछे मरने मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक इससे ऊपर, इससे पीछे माइक लगाने पे मौलवियों की पिटाई हो गई थी कि क्योंकि आवाज़ जो है वो अल्लाह की आवाज़ है, वो सिर्फ मेरे पास है, ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम से आप अल्लाह की आवाज़ को कैसे वो कर सकते हैं। हलाल प्रोडक्ट से आपकी प्रिंटिंग प्रेस जब तक तो वो कुछ ऐसी चीज़ छाप रही है जिसमें कुफ्र नहीं है, तब तक वो आपको हलाल सर्टिफिकेट है। जैसे ही उसने कुछ कुफ्र छापा, योर सर्टिफिकेट कैन बी विड्रॉन। मतलब ये है कि अगर वो ऐसा महसूस करता है बैंक कि गीता छापने से आपने कुफ्र कर दिया, तो वो आपका हलाल सर्टिफिकेट वापस कर सकता है, आपसे सारा पैसा तुरंत मांग सकता है। ये आप लिख के दे चुके हैं। मतलब ये है कि ये केवल अर्थ तक बात नहीं है, अब बात ये भी है कि आपको एक तरह से गीता छापने से, पढ़ने से रोका जा रहा है, क्योंकि वो प्रेस आपने पैसा वहाँ से लिया हुआ है। और हम बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि एक ऐसा बैंक आ रहा है जो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं पी रहा, वो खून पी रहा है। ये इसी फेस 4 में ही हलाल स्टॉक एक्सचेंज आ रहे हैं। हलाल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है, जब भी आप मुझे शेयर बेचते हैं, मैं आपसे खरीदता हूं, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जिस समय मेरे नाम पे होगा वो मेरा हो गया, लॉस भी और प्रॉफिट भी उससे पहले का आपका है। बट इस सब में जो सरकार टैक्स लेगी, जो स्टॉक एक्सचेंज अपनी हैंडलिंग चार्जेस लेगा, जो वो लेगा, वो कुछ परसेंटेज वो भी हो जाती है, चाहे वो 0.5 हो, 0.05 हो, कुछ परसेंटेज तो एवोपरेट होता है पैसा। मतलब अगर मैं 1 करोड़ के शेयर्स पे रोज खेल रहा हूँ, यही मेरी इनकम है, एक तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, आपने बेचा, मैंने, पर उसके बीच में भी कुछ पैसा एवोपरेट हो रहा है, जो हैंडलिंग चार्जेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, और उस पर सरकार का एक टैक्स भी है। अब जब हलाल सर्टिफाइड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये है कि उन एक्सचेंज पे जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिनको टिकट मिला हुआ है, अगर वो हलाल कंपनी है, तो उसका जो ये हैंडलिंग चार्जेस हैं वो वेव ऑफ किए जाते हैं। यानी कान घुमा के जज़िया है, हर्ज वो तब आएगा जब आपकी नॉन हलाल सर्टिफाइड कंपनीज जो हैं मार्केट से ख़त्म हो जाएंगी और पूरी मार्केट कैप्चर हो जाएगी और आपका हाथ ऐसे हो जाएगा। दिस इज़ हलालोनॉमिक्स। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं।